नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज सबसे बड़ी चोट हुई है आतंकवाद के मददगारों पर। इतनी बड़ी चोट कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि धारा 370 के खात्मे के बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर में बदलती हुई बयार को लाने की कोशिश की जा रही है। और ये बदली हुई बयार तभी आएगी जब जड़ से नेस्तनाबूद किया जाएगा आतंक और आतंकवाद समर्थित तमाम उन संगठनों को जिन्होंने कश्मीर की कश्मीरियत को कहीं ना कहीं से रोकने का बड़ा काम किया है। लेकिन अब उन्हीं पर रोक लगने वाली है और इसीलिए ऐसे संगठनों पर नकेल कसी जा रही है जो आतंकवाद के लिए टेरर फंडिंग का काम करती हैं। और ऐसा ही एक संगठन जमाते इस्लामी, नाम तो सुना होगा क्योंकि पहले भी 3 बार इस पर बैन लगा। 2019 में तो 5 सालों के लिए सरकार ने एक्शन लेते हुए बैन लगा दिया, लेकिन बैन के बावजूद भी ये एंटी नेशनल संगठन लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में अपनी ठोस रणनीति बनाता रहा। लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है और इसीलिए आज जो कार्रवाई हुई है उसने ये बता दिया है कि आतंक और आतंक के मददगारों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। 14 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी, 45 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी और इसके बाद सामने आए कुछ ऐसे दस्तावेज जो ये बता रहे हैं कि सरकार के सामने, सेना के सामने, प्रशासन के सामने अभी चुनौती कम नहीं हुई है। चुनौती बड़ी है। कैसे इस चुनौती पर से पार पाना है, कैसे कश्मीर की असली कश्मीरियत को बरकरार रखना है, नई तस्वीर को, न्यू इंडिया के न्यू कश्मीर को लेकर आना है, आज ये तमाम सवाल होंगे और हमारे विशेष अतिथि होंगे उनका जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से आज सबसे बड़ी चोट की गई है टेरर फंडिंग के इस संगठन। 70 सालों से देश में तमाम आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठन जमाते इस्लामी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। दरअसल 1953 में जमाते इस्लामी ने अपना संविधान भी बनाया था और तभी से यह संगठन अलगाववाद फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है। जमाते इस्लामी अपने पाकिस्तानी एजेंडे के तहत कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करता है और युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनका इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए करता है। कश्मीर में ज्यादातर आतंकी घटनाओं में इसी संगठन का हाथ रहता है और अब जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 14 जिलों में 45 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में एनआईए ने जमाते इस्लामी नाम के प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के आवासों पर रेड की है। इस अलगाववादी संगठन को पाकिस्तान का समर्थक होने की वजह से साल 2019 में ही केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंध के बावजूद घाटी में जमाते इस्लामी की गतिविधियां बढ़ने के बाद एनआईए ने यह छापेमारी की है। छापेमारी से पहले दिल्ली से एक वरिष्ठ डीआईजी और टीम श्रीनगर पहुंचे थे। श्रीनगर, बडगाम, गंदेरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में छापेमारी की गई। इससे पहले 31 जुलाई को भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 14 ठिकानों पर आईडी रिकवरी और लश्कर ए मुस्तफा के टॉप कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को खड़ा करने के पीछे भी जमात ही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हिजबुल के आतंकियों को ट्रेंड करना, उनकी फंडिंग करना, उनको हथियार और बारूद मुहैया करवाने जैसे काम अलगाववादी संगठन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे भी जमात का ही हाथ है। जमात ने पाकिस्तान के समर्थन से इसे स्थापित किया है। यह संगठन पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन करता है और अब एनआईए इस आतंकवादी संगठन की गर्दन दबोचकर कार्रवाई की तैयारी में है। सुदर्शन न्यूज के लिए शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले को लेकर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है और एक बार फिर से आज एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर में 40 से ज़्यादा जगहों पे छापामार कार्रवाइयां की गई है, जिस दौरान कुछ आपत्ति सामग्री बरामद कर ली गई है। आपको बता दूं कि एनआईए ने 2 महीने पहले यानी कि धारा 317 हटने के बाद ये मामला दर्ज किया था और ये मामला जमात इस्लामी के ऊपर दर्ज किया गया था और उन पर ये आरोप है कि वो यहाँ पर मिलिटेंट संगठनों को फंड कर रही थी। तो उसके बाद ही एनआईए हरकत में आ गई और एनआईए के हवाले जब केस सौंपा गया तो उसके बाद लगातार उनकी तरफ से आए रोज कार्रवाइयां की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनआईए आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा कार्रवाइयां कर सकती है, लेकिन जमात इस्लामी के सभी ठिकानों पे और सभी उनके साथ जो सदस्य जुड़े हुए हैं उन पर उनके घरों में भी छापामार कार्रवाइयां की गई और साथ ही श्रीनगर में एक दारुल उलूम उस पर भी छापामार कार्रवाइयां हुई है और इस दौरान वहां से भी कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि जानकारी ये मिल रही है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो छापामार कार्रवाइयां एनआईए कर सकता है। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। तो आतंक के मददगारों पर बहुत बड़ी चोट है ये प्रहार ये बता रहा है कि आतंक और आतंकियों की रहनुमाओं को बख्शा नहीं जाएगा और यही बात सरकार ने भी अपनी तरफ से जाहिर कर दी है। सरकार की मंशा क्लियर है कि कश्मीर की कश्मीरियत वापस लाना है, आतंकवादियों को घाटी से पूरी तरह से खत्म करना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्या कुछ कहते हैं, आइए पहले सुन लेते हैं। जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद की मदद करेगा उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहादुर शहीद मुसाफ अहमद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मुझे लगता है कहना आज आवश्यक हो गया। यहाँ की धरती को यदि देखें तो ये संतों की, सूफी फकीरों की धरती है। यहाँ किसी भी तरह की हिंसा या गुनाह खुदा के दिखाए रास्ते के खिलाफ। सूफी फकीर सिमनानी साहब का नाम आप सबने सुना है। उनकी दो पत्नियां आपकी नजर करना चाहूंगा। शेकुस बसत बाग के और इसी के साथ 2 विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी बड़ी ये कार्रवाई है और इसका कितना बड़ा परिणाम आ सकता है, कितना बड़ा असर हो सकता है कश्मीर और जम्मू कश्मीर की आवाम पर, आइए इसी पर हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं दोनों विशेष अतिथियों का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं आप दोनों, बहुत बहुत स्वागत। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी आपका और साथ ही साथ कर्नल टीपीएस त्यागी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत त्यागी साहब आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि ये मुद्दा ऐसा था जिसे लेकर हमने पहले भी, जब आपको याद होगा कि जो सरकारी तंत्र में बैठे हुए वो जो 11 जोंक थे, आतंकियों के जोंक जिन पर धरपकड़ की गई, धर दबोचा गया, उसी वक्त ये तय हो गया था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये आगाज है, अभी अंजाम बहुत बड़ा होना है। आज की बड़ी चोट। सही कह रही हैं आप, ये वैसे कार्रवाई बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। 14 जिलों में 45 जगह कार्रवाई की गई, ये बहुत अच्छी बात है, आगे भी बढ़नी चाहिए। जमात इस्लामी ये काम कर रहा है, उसी ने हुर्रियत को भी पनाह दी, उसी ने और मिलिटेंट संगठनों को भी पनाह दी, मगर वो काम आज से नहीं पुराने समय से कर रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज यकीन करती नहीं इंटरसेप्ट इंटेलिजेंस के ऊपर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर यकीन नहीं किया, यानी कि वो इंटेलिजेंस जैसे एक टॉयलेट के अंदर एक सिपाही और आसपास का बिजनेसमैन साथ साथ टॉयलेट को यूज करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर जोर नहीं दिया। अब क्या होता है, हमको वारदात होने के बाद पता लगता है। 27 जून को जब जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन से एक्सप्लोसिव फेंका गया, तब 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। उन्होंने ये हिदायतुल्लाह मलिक का नाम बताया। इसने बताया कि आईईडी एक्सपर्ट यहाँ पे कश्मीर में है, तब ये मामला और आगे बढ़ा। अब ये टेररिस्ट फंडिंग का मामला, यानी कि टोटल फंडिंग के बारे में ये कहा जाता है कि 75% ये बाहर से हवाला के जरिए आती है और 15% में 75% आईएसआई के द्वारा और 15% बाहर के देशों से और 10% लोकल एरिया से आती है। जहां इतना बड़ा पैसा पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा यहाँ पे आ रहा हो, उसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी?
अब लगी ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हो रहा है, पर आप सोच के देखो, जब हम किसी के यहाँ सर्च करते हैं तो हमें पता लगता है, हमको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं 24 नंबर मतलब फिदाई हमला, 34 नंबर यानी कि एम्बुश करना, 44 नंबर यानी कि ब्रिगेड कमांडर, चिड़िया का मतलब हेलीकॉप्टर, यानी कि अगर चिनार के पत्तों में आग लगा दी जाए और धुआं उठे तो समझ लो कि सिक्योरिटी फोर्सेज आ रहे हैं। ये बातें कब पता लगी? जब ये वारदातें हो गई। अगर ये इंटेलिजेंस काम पहले किया गया होता या अब इसको इतनी शिद्दत के साथ किया जाए कि चाहे कितनी भी आवाज उठे। हमारा दुर्भाग्य ये है कि लोकलों से हमें डर नहीं है। लोकल लोगों को मदद करने वाली जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर में, उन्होंने ये सिचुएशन खराब करके रखी है। अब ये शिकंजा न केवल जमाते इस्लामी बल्कि उन लोगों के गले तक भी पहुंचना चाहिए जिन्होंने आज तक इसको पाल पोस के बड़ा किया। बिल्कुल आपने बड़ी बात कही कि उन तक भी अब कार्रवाई होनी चाहिए, उन तक भी हाथ पहुंचने चाहिए जिन्होंने इन्हें पोषित करके रखा। लेकिन कर्नल शालिंद, आज सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आज जो इस पूरी छापेमारी में देखने को मिला है कि पहले तो हम कहते थे कि घाटी में ही हर तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, वहीं पर रूपरेखा तैयार होती है, वहीं पर स्ट्रैटेजी तैयार होती है, वहीं पर हर कोई वहां पर अड्डा बनाकर बैठा हुआ है। लेकिन देखिए जम्मू में भी यानी घाटी में धारा 370 खत्म होने के बाद की जो परिस्थिति बनी, उनको लगा कि अब घाटी में तो कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने जम्मू की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। और आज की इस कार्रवाई में हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर जम्मू में भी जमात के संगठन पर, यहाँ के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या आपको लगता है कि ये बड़ी चुनौती है, शिफ्ट हो चुका है आतंक? मैं इसे बड़ी चुनौती नहीं मानूंगा, लेकिन मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि अगर किसी भी तरह का टेररिज्म रिलेटेड या टेररिज्म फंडिंग रिलेटेड चीजें अगर कश्मीर वैली से बाहर शिफ्ट हो रही हैं, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो टेररिस्ट, वो स्ट्रेटेजिस्ट अब श्रीनगर में सरवाइव नहीं कर पा रहे, जो अपने आप में खुशी की बात है। दैट मीन्स वहां पर लोकल सपोर्ट कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा, ये जमाते इस्लामी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, भाई इस्लाम का जमात से क्या संबंध है? कौन सा मेरा ऐसा इस्लाम है जो कोई भी मुझे समझा सके कि वो टेरर फंडिंग करे? इस्लाम में किसी तरह का पैसा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है, किसी भी तरह का। जहां तक आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात करी, कश्मीरियत एनआईए नहीं रिवाइव करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कश्मीरियत इंडियन आर्मी रिवाइव नहीं करेगी, कश्मीरियत इंडिया नहीं रिवाइव करेगा। ये तीनों सिर्फ कश्मीरियत को रिस्पेक्ट करेंगे जब कश्मीरी अपनी कश्मीरियत पर नाज करेगा, अपनी उस कश्मीरियत को बचाने के लिए उठेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अगर श्रीनगर से इन स्ट्रेटेजिस्ट को उठकर जम्मू जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स अब कश्मीरी आदमी कश्मीर के अंदर उठ रहा है। वो देख रहा है कि मेरी कश्मीरियत ये पैसा लेकर काम करने वाली नहीं है, मेरी कश्मीरियत टेररिज्म का पार्ट लेने के अंदर नहीं है, मेरी कश्मीरियत किसी भी तरह के टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगी, मैं किसी तरह की किलिंग एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं क्यों कश्मीरियत में अपने कश्मीरी भाइयों की शहादत दूं? किस वजह से? कोई रीजन है? जब रीजन ही नहीं है तो कृपया कर ये टेररिस्ट मेरे इस कश्मीर का भाग नहीं बन सकते। इस तरह का इंडिकेशन ये जरूर दे रहा है। जहां तक एनआईए का सवाल है कि वो 40 जगह, 45 जगह, 50 जगह अगर वो अपने किसी भी तरह के रेड्स करता है, ये रेड्स ऐसा नहीं है कि पहली बार हुए हैं, पहले भी हुए हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि ये अब बेस जो है टेररिज्म का वो कश्मीर के बाहर शिफ्ट हो रहा है। दैट इज कमेंडेबल। कश्मीरीज को बाहर आना चाहिए। लेकिन ये तो और मेरी अपील है, तो ये चुनौती तो होगी ना सर, क्योंकि पहले भी जो हमने देखा कि कश्मीर की बयार को बदला गया, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और यहाँ पर जो परिस्थिति के डेमोक्रेसी में डायलॉग का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन देखिए डायलॉग होना किससे चाहिए ये तय
करने के लिए जिन पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र अभी त्यागी साहब और आपने किया भी, वो चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो तो कहते हैं डायलॉग पाकिस्तान से करिए, और जमात पाक से किस तरह से डायलॉग रखता है, वो यहाँ पर मौजूद पाक उच्चायोग के संपर्क में लगातार रहता है। तो ये जो डायलॉग डेमोक्रेसी है, इसकी स्क्रूटनी करनी भी तो जरूरी है। सरकारी तंत्र के अंदर खुद जो छिपे बैठे जाने दुश्मन हैं, उनको पकड़ना भी तो बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि जम्मू में शिफ्ट तो हुआ है, आप कह रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव है घाटी के लिए, लेकिन जम्मू में अगर शिफ्ट हुआ है तो चुनौती भी बड़ी है सर। मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आइए आप जम्मू में, मैं दिखाता हूं आपको कि जम्मू क्या है अपने आप में। अगर जम्मू का डोगरा, जम्मू का बाशिंदा अगर इस चीज को खत्म नहीं कर पाएगा तो मैं अपने आप को, मेरे जम्मू वासियों को ब्लेम करूंगा, बट कमेंट करूंगा कि यस, ये बेस कश्मीर में कमजोर पड़ रहा है, तभी आपको बाहर आना पड़ा। चैलेंज है, चैलेंज तो मेरा पूरा जेएनके था, लेकिन उस जेएनके के चैलेंज में हमारा सबसे जो महंगा चैलेंज था वो कश्मीर का चैलेंज था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारा कश्मीर तिरंगे में लिपटा हुआ है। आप एवरी डे देखिए कितनी जगहों पर तिरंगे को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। वहां पर नेशनल एंथम से रिलेटेड स्कूल्स में कंपटीशन हो रहा है। वो लाल चौक पिछले 5 तारीख से आज तक बिल्कुल तिरंगे में, कलर में, रात में रोजाना लिपटा हुआ है। सो कश्मीर के अंदर ये जो चेंज आ रहा है, वेरी गुड, ये है कश्मीर की कश्मीरियत। और अगर कश्मीरी अपनी कश्मीरियत को बचा रहा है और इस टेररिज्म को, इस फंडिंग को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कश्मीर के बाहर धकेल दे रहा है, I think we are phenomenal success. Absolutely hats off. ठीक है, फिनोमिनल सक्सेस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है त्यागी जी ये तभी पॉसिबल हो पाया है जो आप लोग पहले कहा करते थे। शैलेंद्र जी ने भी इस बात का हमेशा समर्थन किया है कि एक्शन के बाद रिएक्शन नहीं, पहले रिएक्शन एंड देन फिर देखते हैं एक्शन क्या होता है। देखिए यही हुआ है, जब हमने परिस्थिति को बदला, हमने एक रिएक्शन दिया धारा 370 को हटाकर, उसके बाद ये एक्शन में आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2019 में, टीपे सर आपके पास आ रही हूं, 2019 में बैन किया गया सरकार की तरफ से इस संगठन को, ये कहकर कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए सबसे बड़ा नासूर है। बावजूद इसके यहां पर इसके सदस्य एक्टिव रहते हैं, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर यहां पर फंडिंग होती है और बाकायदा पेपर वर्क दिखा दिया जाता है। तो हमारे यहां बैन होने के बावजूद पेपर वर्क क्या इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि उसे दिखा के कोई भी जो भारत विरोधी गतिविधि को अंजाम देने वाला संगठन है वो अपने अस्तित्व को बचा सकता है? क्योंकि आज ये सवाल उठ रहा है कि अगर बैन कर दिया था तो कैसे ये 3 साल तक काम करते रहे, कैसे इन्होंने आतंकवाद पार्ट 2 की शुरुआत करनी शुरू कर दी? अच्छा देखिए, अगर ना बचा सकता होता तो ये कैसे काम कर रहा होता? बचा सकता है। क्या आपको मालूम है कि सूरनकोट में 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 4000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ऐसा है जो आतंकियों का हेवन है। वहां वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं और उस सैटेलाइट फोन के जरिए हवाला की रकम का किसकी पैसा किसको भेजना है ये बातें तय होती हैं और ये सिलसिला एक लंबे समय से चल रहा है। अब वो मैं कर्नल शैलेंद्र की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भाई ये कश्मीर से बाहर आ गए जम्मू में, लेकिन जम्मू भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर कल को जम्मू से उन्हें निकाल दिया गया और वो पंजाब में आ गए तो पंजाब भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो सवाल ये नहीं है कि हम किसी समस्या को कुछ समय के लिए या कुछ जगह से टाल दें। आवश्यकता इस बात की है कि उनका जड़ से उन्मूलन करें और वो जो जड़ से उन्मूलन है वो करना पहले चाहिए था, पर जैसा मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली हमारे लोकल्स के साथ में जो लोकल पार्टी हैं जिनके यहाँ से उनको शरण मिलती है, पनाह मिलती है, उनके ऊपर हम शिकंजा नहीं कस पाए। पुरानी सरकारें जाने क्या रीजन रहा हो, लेकिन अब जब 370 वहां से हटा दिया गया है, लिहाजा अब इस काम को मैं अनअबेटेड कंसिस्टेंटली बगैर रुके हुए
45 की जगह अगर 400 लोगों के यहाँ भी यह करना पड़े तो अब इसे युद्ध स्तर पे किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम सर्च करते हैं तब हमको पता लगता है कि षड्यंत्र कितना गहरा है। ठीक है सर, उनके ठीक ओवरवर्ड क्या है, ये बात तो बिल्कुल करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि 2019 में धारा 370 के खत्म होने के बाद ही जमात को बैन कर दिया गया था। उसके बावजूद अगर ये एक्टिव रहता है, अगर ये हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर फंडिंग लेता रहता है, पेपर वर्क्स को दिखा दिया जाता है कि देखिए हम तो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कर रहे हैं, तो क्या ये कुछ चूक नहीं हो गई? आज 45 जगहों पर छापेमारी हो रही है, 45 ठिकानों पर, 50 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन संगठन तो बैन के बावजूद एक्टिव था ना सर? नहीं, संगठन एक्टिव इसलिए था कि केवल जमाते इस्लामी नहीं, वहां पे जो पुलिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, या तो डर के या अपने स्वार्थ के लिए या करप्शन के नाम पे इन लोगों से मिले हुए थे और वो इनको ये काम करवाते थे। वरना तो पेपर के ऊपर कैसे आ सकता है जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ में ना हो। तो सफाई तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जरूरी है। सफाई जमाते इस्लामी के साथ, जब जमाते इस्लामी की सर्च होगी तब अब ये पता लगेगा कि कौन कौन लोग उनके साथ में मिले हुए थे, जिसकी वजह से वो कागज के ऊपर अपने आप को पाक साफ दिखाते रहे। अब वो पाक साफ दिखाने का ये वाला काम असलियत में तो तब शुरू हो जाना चाहिए था, बहुत पहले, या कम से कम 11 अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी जो पगार तो सरकार से ले रहे थे, काम आतंकियों का कर रहे थे, इसी दिशा में उठाया गया ये बड़ा कदम था। लेकिन 11 नहीं, मुझे लगता है 1100 लोग हैं जिन्हें तलाशने की जरूरत है कर्नल शैलेंद्र जी। आज हमें जरा ओपनली भी करनी चाहिए। बैन्स अपने आप में काफी नहीं है। अगर हमें ये दिख रहा है, हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। इलिमिनेट कीजिए, इलिमिनेट करिए वो फंड, इलिमिनेट करिए वो सोर्सेज ऑफ फंड, इलिमिनेट करिए वो एक्टिविस्ट। वो 100 हैं, 1100 हैं, 10 हैं, मुझे नहीं पता, बट द सॉल्यूशन इज इलिमिनेट करिए। मेरे पास जगह नहीं है। मैं जब कहता हूं कि कश्मीर से इनको धक्का देकर बाहर निकाला है, जम्मू वाला भी अपने आप धक्का निकालेगा। वो पंजाब में आएगा, पंजाब वाला भी धक्का निकालेगा। जब तक लोगों में ये फीलिंग नहीं आएगी, मैंने सिर्फ बात करी थी उस समय कश्मीरियत की, कि कश्मीरियत बचाने के लिए अगर कश्मीर से इनको निकाला जा रहा है, दिस इज अ गुड स्टेप बाय द लोकल्स। दैट मीन्स उनको वो वहां पर सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसी तरह अगर सरकार ध्यान दे कि सिर्फ बैन करने से काम नहीं चल रहा, इन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ढूंढिए ये कौन है टेरर फंडिंग के सोर्सेज, निकालिए इन्हें बाहर, मार दीजिए। मैं तो कहता हूं जरूरत पड़ रही है तो मार दीजिए, खत्म करिए जड़ से। दैट इज, क्योंकि तभी जाकर दिखेगा। क्योंकि होता क्या है कि बैन जो है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट स्टैंड। ये रिस्पेक्टेबल लोगों के लिए होता है। ये आपके लिए अगर मैं बोल दूं कि चलिए लावनी जी आप 2 दिन टीवी पर नहीं बोलेंगी, तो आप बहुत इंसल्टेड फील करेंगी। ये इज्जतदार लोगों के लिए होते हैं बैन, कि यस आपकी कार्रवाई सिस्टम के हिसाब से ठीक नहीं चल रही है, आपको बैन किया जाता है। आपने क्या किया कि आपने एजुकेशन रिलेटेड काम शुरू कर दिया। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो बैन नहीं लिए जो आपको लगते थे, क्योंकि आपकी इज्जत ही नहीं थी। जमात इस्लाम की क्या इज्जत है बताइए आप मुझे, सिवाय इसके कि वो इस्लाम वर्ड उसने पीछे लगा दिया है। इस्लाम लगाकर दे आर ब्लैकमेलिंग, दे आर इन अ वे ट्राइंग टू से कि चलिए जी हम तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आदमी इस्लाम का सो कॉल्ड फैनेटिक है वो उनकी तरफ जा रहा है। लेट अस काउंटर दिस, वेरी सिंपल। अगर आप इस्लाम के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, प्रदेश के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता आपको हक किसने दिया जिंदा रहने का। सबसे बड़ी चीज तो यही है ना त्यागी साहब, लास्ट कमेंट आपसे अब लेती हूँ, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि देश सर्वोपरि है, लेकिन पहले ये था और आज भी जिन आतंकवादियों की या आतंकवाद समर्थित संगठनों की हम बात करें, उनके लिए धर्म बड़ा है। और देखिए उसी धर्म के नाम पर, जैसा कि कर्नल शैलेंद्र जी ने कहा कि इस्लामी लगा देने से छूट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन छूट मिली है। और आज देखिए, आज जब एनआईए छापेमारी कर रही थी तो किस तरीके से जिन लोगों के घरों पर जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है, अगर उनके घरों पर छापेमारी हो रही है तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, आप समझ रहे हैं किनकी बात मैं कर रही हूँ, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो मानवाधिकार का हनन हो रहा है।
हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये आवाज आने लगी है। त्यागी साहब, ये आवाज तो आएगी, क्योंकि महबूबा तो ये कहती हैं कि भाई हमको पाकिस्तान को बीच में बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जी ये कहते हैं कि अगर चीन आ जाए तो अच्छा है, या पीओके हिंदुस्तान के बाप का नहीं है। इन लोगों की इन आवाज की परवाह करते करते तो ये हालत हो गई। मैं कर्नल शैलेंद्र की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भाई ये बैन वगैरह जो है उन लोगों को लगाया जाता है जो जेंटलमैन, जो रेस्पेक्टेबल है, जिनकी कोई स्टैंडिंग है, जो इस किस्म के काम कर रहे हैं उनके ऊपर बैन नहीं, सीधा एक्शन लेने की जरूरत है और फिर इनको सपोर्ट करने वालों पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि उन पर भी एक बड़ा एक्शन हो। समय की कुछ सीमाएं ऐसा, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप दोनों ने बड़ी महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखी। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।